हेलो, शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी लोग आ जाइए, क्लास शुरू करते हैं हम लोग। चलिए, पहले का आंसर क्या होगा? डॉक्टर संजय, अतुल कुमार, भावना त्रिपाठी, पूनम सिंह। ठीक, चलिए, सब कुछ ओके है? पिक्चर क्लियर आ रहा, साउंड क्लियर है ना? कोई एक जन बताइए। चलिए, इसका आंसर बताना हम लोग का पहला क्वेश्चन है आज का। पिछले क्लास के सारे क्वेश्चन हैं जो लिए गए थे, सबको मालूम है। और कौन सा जोड़ा इसमें से गलत है? समुद्री संग्रहालय बंबई महाराष्ट्र में है, क्या ये सही है? रेलवे विश्वविद्यालय भारत का प्रथम, सब बात हो रही है, प्रथम वाली क्लास चले थी। प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय क्या बड़ौदा गुजरात में खुला? प्रथम खेल विश्वविद्यालय क्या मणिपुर में खुला? प्रथम वस्त्र विश्वविद्यालय क्या सूरत में खुला? आपको बताना इसमें से आंसर क्या होगा। ठीक है, इसमें से ऑप्शन आ चुका है, यूपीएससी में आया था एक बार, कई लोग का गलत हो चुका होगा। अच्छा, पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा, थोड़ा एक क्वेश्चन बताइए, क्या सबके साथ ऐसा हो रहा है कि पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा? देखिए, पीडीएफ ना ओपन होने का दो कारण है। एक तो कैच पूरा भरा होगा आपका, स्टोरेज वो हटा लीजिए। दूसरा, जहां आप होंगे वहां नेटवर्किंग स्लो होगा, या प्रॉपर उसको नेटवर्क पावर नहीं मिल रहा होगा, इस वजह से ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, ठीक है। इस बार इंटरव्यू पर वंदना शर्मा, बताइए आप लोग, क्या आप सब लोग, मैक्सिमम लोग का पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है? ये प्रॉब्लम मैक्सिमम लोग का हो रहा है या एक दो लोग का हो रहा है? ठीक है, थोड़ा मैसेज करके कोई बताइए कि पीडीएफ ओपन करने पे गोल गोल घूम रहा है देर तक, या ओपन हो जा रहा है इजीली। डाउनलोड नहीं, डाउनलोड तो देखिए वीडियो डाउनलोड हो जाएगा और ऑफलाइन में आप देख लेंगे। पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा और ऑफलाइन में देख लेंगे, इसके लिए वर्क कर रहे थे। ठीक है सर जी, नहीं हो रहा ओपन, डाउनलोड कर। अच्छा, ओपन मैक्सिमम लोग का हो रहा है, वेरी स्लो हो रहा है। ठीक है, तो पीडीएफ में दिक्कत आ रही है तो उनको मैं मैसेज कर देता हूँ, टाइम लगता है, होता नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है। इसके देखिए दो कारण हो सकते हैं। एक तो लग रहा कुछ मुझे ये चेंजिंग ये करनी पड़ेगी कि ये जो ये इस फार्म में आपको पीडीएफ ना दिया जाए, जो बुक वाला फार्म होता है उसमें दिया जाए, इजीली हो जाएगा। ठीक है, स्लो होता है। चलिए ठीक, आज हम कंप्लेन करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, आपकी समस्या उनको हम बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पहला, जितने लोग का आंसर है ये हो जाएगा। और ये आया हुआ था कि ये लोथल में है। ठीक है, दूसरे का आंसर क्या होगा? तो सही आंसर लिख के बताएंगे। पंतनगर आ रहा है आप लोग का, पंतनगर नहीं होगा, पहला नहीं होगा, कुशीनगर लोग कह रहे हैं। अच्छा, यानी तीसरा आंसर कह रहे हैं ना? तीसरा आंसर भी नहीं होगा, तीसरा आंसर भी नहीं होगा। कुछ यूनिक चीज का वो लोग क्या करते हैं, एकदम खास जगह पूछते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय 1960 के लगभग पंतनगर में खुला, उस समय उत्तर प्रदेश में खुला। और आप जानते होंगे 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग हो गया, तो आज के डेट में उत्तराखंड में है, ये तो सही है। महिला विश्वविद्यालय रायबरेली में खुला। वैसे प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो है 1916 में डीके कर्वे ने बंबई में खोला था, आजादी से पहले, इसलिए उसको मान नहीं होता है। महिला विश्वविद्यालय रायबरेली में। किन्नर विश्वविद्यालय जो आप लोग आंसर बता रहे हैं, ये किन्नर विश्वविद्यालय जो एक तहसील पड़ता है फाजिल नगर, और ये फाजिल नगर कहाँ है? कुशीनगर में है। ये सही है, ये भी याद रखिएगा। अगर आपका कुशीनगर ऑप्शन ना आए, फाजिल नगर लगाइएगा, फाजिल नगर कुशीनगर में है। ठीक है, ये भी सही है। दिव्यांग विश्वविद्यालय संत कबीर नगर में नहीं है, ये आपका चित्रकूट में है, जहां भगवान राम 12.5 वर्ष तक लगभग रुके थे, चित्रकूट में, मंदाकिनी नदी के किनारे। संत कबीर नगर नहीं होगा। संत कबीर नगर में जो है भारत का उत्तर प्रदेश का इकलौता जूट का कारखाना है, याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यानी इसका आंसर समझ गए आप लोग ना, ये गलत है, इसमें गलत है। ठीक है, गलत प्रश्न जानबूझ के लगाए जाते हैं ताकि आपको एक प्रश्न में ज्यादा सही हो जाए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो पढ़ाते हैं उसका टेस्ट ले लिया करें। ठीक है, वीकली टेस्ट लेते हैं, देखते हैं आगे। इसको देखिएगा, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, किसे नहीं दिया गया? ये एकदम बिल्कुल बताया जाए, इसका आंसर क्या होगा? चलिए, इसका आंसर बताइए। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, किसे नहीं दिया गया? ये तो आसान है बिल्कुल, बी आंसर नहीं होगा, सी आंसर नहीं होगा। ठीक है, ए आंसर कैसे होगा?
इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किसे नहीं दिया गया? अगर आपको ऐसे प्रश्न न आए तो आपको मालूम होगा कि जो है गीतांजलि श्री को दिया गया था मैन बुकर पुरस्कार इस बार। इसके पहले जो दिया गया था द प्रॉमिस पुस्तक पे दिया गया था। द प्रॉमिस पुस्तक किसका था? डेमन गलगुड का था, ठीक है। इन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया था। इसलिए जितने लोग का आंसर ये है, ये सही आंसर, ये गलत है। ये यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें नहीं दिया गया था, इन्हें जो है बुकर पुरस्कार दिया गया था। बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री से पहले दिया गया था, ठीक है। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? द प्रॉमिस। द प्रॉमिस पुस्तक का नाम था, द प्रॉमिस लैंड नहीं। द प्रॉमिस लैंड लिखा रहेगा तो बराक ओबामा की पुस्तक हो जाएगी, ठीक है, इनकी पुस्तक। आते हैं हम लोग नेक्स्ट 5वें पर। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? चलिए जल्दी से बताइए, 5वें का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? बताइए। हाँ ठीक है, भावना त्रिपाठी का आंसर सही है, ठीक है। अब बताइए कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मैं कमेंट भी देख रहा हूँ, कमेंट नहीं समझ लीजिए, मैं आप लोग के कमेंट को नहीं, आप लोग के सिलेक्शन को देख रहा हूँ। समझ लीजिए एक एक चीज, जो गांव का जो प्रधानी निकालेगा उसका ज्यादा चांस है कि सही है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलवासी जनजाति पाया जाता है कहाँ? ज्योग्राफी से प्रश्न है। किसी दिन बताएं कमेंट से कि किसका सिलेक्शन होगा। कैसे दिन बताएं? क्या चीज? मैं ये कह रहा हूं कि कैसे दिन, ऐसा मेरे कहने का मतलब है कि जिनका सही आ रहा है इसी को एक्सट्रपोलेशन कहते हैं। टीचर क्या करता है? बच्चों की कार्यविधि को देखकर उनके भविष्य की भविष्यवाणी करता है, ठीक है। अभी आप शिक्षण का चैप्टर पढ़ाएंगे, इसमें कई आते हैं। तो एक्सट्रपोलेशन मतलब आपकी गतिविधियों को देखकर हर चैप्टर में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सभी आंसर सही होता है, तुरंत आंसर आता है। इसमें से कुछ लोग का मुझे नाम याद हो गया है, तो मैं कह सकता हूं कि उनका सिलेक्शन होने के चांस जीएस में ठीक है, तो पेपर भी ठीक होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं किसी को कर रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या आंसर होगा? हाँ, चलवासी जनजाति पाए जाते हैं। चलवासी जनजाति क्या होते हैं? जो पशुपालन करते हैं। और पशुपालन कहाँ करेंगे? उस जो है कह सकते हैं हिमालय पर जिसकी ऊंचाई कम हो, जहाँ घास का मैदान अधिक हो, जहाँ गुज्जर भोटिया ये सब जनजाति बताए जाते हैं, पाए जाते हैं। तो जितने लोग का आंसर सी है वो सही है। लघु हिमालय क्या है? सही है, ठीक है। और ट्रांस हिमालय में क्या बताए गए थे? कौन कौन से पर्वत बताइए? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, पूर्वोत्तर भारत में राज्यों की संख्या कितना है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। पूर्वोत्तर भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? पूर्वोत्तर भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 8 है, 9 है, 15 है, 20 है। और जिसकी तैयारी ठीक ठाक हो, चारों संख्या के विषय में लिख दीजिए क्या आप जानते हैं जीएस करंट अफेयर के विषय में, ठीक है। सब कुछ आपके जो मैं क्लास ले रहा हूं उसके अंदर ही आएगा, क्योंकि वो जितना पूछेंगे उससे अधिक मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। ठीक है भावना साहू जी, ठीक है। भावना, मैं बोल देता हूँ, भावना नाम की कई लोग आप लोग हैं इसमें, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, बताइए भाई इसमें से 8 चारों के विषय में कोई बताइए तो मैं समझ जाऊंगा तैयारी ठीक ठाक चल रही है, ठीक है। एकदम जीएस में घबराइएगा नहीं। जीएस पढ़ाने पेपर जो बनाएंगे अगर पुराने होंगे तो इधर पढ़ाने वाले भी पुराने नहीं है, नए नहीं है, समझ में आ रहा है। आप निश्चिंत रहिएगा जीएस के लिए। हाँ, पूर्वोत्तर भारत में राज्यों की संख्या क्या है? 8 है, याद रखिएगा, ठीक है। और 9 क्या है? 9 क्या लिख पाए थे आपको? 9 भारत के तटीय राज्यों की संख्या है। 9 भारत के तटीय राज्यों की संख्या है। और 9 भारत के सभी राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। और 9वीं अनुसूची सबसे पहले संविधान संशोधन में जोड़ा गया, ठीक है। अब इसका 15 क्या है? 15 भारत में जलवायु क्षेत्र है। कितना है? जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है? 15 है। और 20 क्या है? 20 पारिस्थितिकी कृषि जोन या कृषि क्षेत्र की संख्या है भारत में। नोट कर लीजिएगा, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं की संख्या है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। मिकी रेगमा पहाड़ी पाई जाती है किस राज्य में? बिना कॉपी देखे बताना है, तुरंत कमेंट करके बताइए। मिकी रेगमा पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? किस राज्य में पाई जाती है? और सबसे पहला आंसर देखते हैं किनका आता है, बताया जाए, ठीक है। वास्तविकता निर्माण की अवस्था होती है, जो प्रधान अपने गांव का बम्पर वोट से जीत सके वो एमपी एमएलए का चुनाव भी व्यवहार से जीत सकता है। 8वें का बताना आपको, 8वें का सबसे पहले जागृति गुप्ता का, ठीक है, अतुल का, भावना साहू का, इंद्रजीत का, दीपाली का, हरीश का। यानी मिकी रेगमा कहाँ पाया जाएगा? कहाँ पे?
असम में बताए थे, ऐसे एग्जाम में पूछेगा, पूछा था आपके ना, याद है आप लोगों को, जयंती पहाड़ी, खासी पहाड़ी, गारो पहाड़ी पूछा हुआ था क्रम से। ये सभी प्रश्न ऐसे हल हो जाएंगे। कुछ चीजों देखिए, एक ही बार सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश मत करिएगा, कुछ चीजों को बाद में, अभी टेस्ट में, कुछ को प्रैक्टिस में, कुछ मॉडल टेस्ट में मैं दूंगा और वहां आपको डिटेल बता देंगे। बाकी कोशिश हम कर रहे हैं, ठीक है, एक ही बार सब कुछ नहीं होता। नवा देखिएगा, कौन सा जोड़ा गलत है? क्या कुलसीबाई महाराष्ट्र में है, दोदा बेटा तमिलनाडु में है, माउंट आबू गुजरात में है, कंचनजंगा सिक्किम में है? ये सब पर्वत की चोटियों के नाम है, पर्वत के नाम है। सर एग्जाम कब तक होगा? एग्जाम कब तक होगा? एग्जाम की बात मत करो, सब प्लानिंग फेल कर दिया। तुम लोग का तो परीक्षा है, आप लोग का, हम लोग तो यही नौकरी, हम लोग भी काम करते हैं। नेट का बैच भी चालू करने वाले थे, दिक्कत हो गया, क्या बताया जाए। चलिए बताइए, इसमें से आंसर क्या होगा? और डिटेल बताओ, कोई नवा का आंसर क्या होगा? नवा का आंसर डिटेल बताइए। नवा का बी नहीं होगा ना। हाँ ठीक है, प्रियंका त्यागी का आंसर सही है। माउंट आबू कहाँ है? माउंट आबू, जितने लोग का सी आंसर आ रहा है वो सही है। माउंट आबू कहाँ है? माउंट आबू गुजरात में नहीं है, माउंट आबू जो है राजस्थान में है, राजस्थान में है, ठीक है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर के विषय में जानते होंगे आप लोग। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है माउंट आबू चोटी पे है, और वहां जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव की मूर्ति है, जिनकी आंखें हीरे की बनी है, और पूरा मंदिर संगमरमर का बना है। पूछता है कभी कभी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, और आज के टेस्ट का 10वां क्वेश्चन, आराम से पढ़ के आंसर दीजिए। कौन सा इसमें से सही नहीं है, यानी गलत है? बताना, जल्दी से पढ़ के बताइए किसका आंसर सही आता है। डॉक्टर राम मिलन मिश्रा, गीता यादव, ठीक है, राजस्थान, राजस्थान, ठीक है। अब इसका आंसर बताएंगे आप लोग, आगे बताइए। आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में झूमिंग कृषि गारो खासी जनजाति सर्वाधिक करती है, जो मेघालय राज्य में जनजाति पाई जाती है, ठीक है। पूरा, हाँ ठीक, पूरा संगमरमर का बना है। ऋचा राज, लग रहा आप वहीं राजस्थान की हैं या घूमी गई होंगी, ठीक है। हम लोग तो गए नहीं है, किताबों में देखें पढ़े हैं तो बताते हैं आप लोग को। संगमरमर का बना है, सही है। दूसरा क्या लिखा है? पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में सबसे अधिक झूमिंग कृषि नागालैंड में होती है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य सिक्किम और सबसे छोटा राज्य असम है। पूर्वोत्तर राज्य में गारो खासी पहाड़ी, खासी पहाड़ी जयंती पहाड़ी मेघालय में है, ठीक है। और एक बात और बताना था, जिन लोगों को कुछ अन्य स्टेट का भी असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे होंगे, उसमें भी जीएस पेपर आपके काम आएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, क्या आंसर होगा इसमें से? अच्छा, फाइन आर्ट की हैं इसलिए आपको मालूम है, ठीक है। क्या आंसर होगा? ये आंसर सही है सबका, यानी ये गलत है। क्या उल्टा लिख दिया गया है? पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है? सिक्किम नहीं है, क्या असम होगा ना। और सबसे छोटा राज्य क्या होगा? सिक्किम होगा, बताए थे। ये जितने लोग का आंसर है वो सही है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, जीएस निकाला जाए, और पहले करंट अफेयर, ठीक है। हाँ ठीक है विक्रम जी, ये आपका सही है, ठीक है। कोई चीज आ रहा हो तो एकदम बताना चाहिए, बताने से क्या होता है कि कच्ची मिट्टी का ज्ञान पक्की मिट्टी में बदल जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे आज का जो है करंट अफेयर क्लास, लिखना लिख सकते हैं। भारत के प्रथम क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम, ठीक है, 1C15 है, ठीक है। क्या है? 1C15 है। दूसरा देखिएगा, दूसरा लिखा हुआ है 1C15 लिखा है ना, 1C15, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ लिखा 1C15, मुझे थोड़ा डाउट हो गया, ठीक है, भर सकते हैं। भारत के प्रथम एलपीजी धूम्रपान मुक्त राज्य, ये क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। और भारत के प्रथम खाद्य सुरक्षा संग्रहालय, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तंजावुर, तमिलनाडु। इसी तंजावुर को चावल का कटोरा कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू का, इग्लू समझ रहे होंगे, जो बर्फ का घर होता है उसे इग्लू कहा जाता है, उसमें ठंड नहीं लगता, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी, राजेश जी पूछ रहे हैं सर क्रिप्टो करेंसी क्या, बता रहे हैं, ठीक है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और डिजिटल बस सेवा शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। यानी क्या है, वहां पे आप बस में जाएंगे तो टिकट नहीं, पेपरलेस कर सकते हैं, या आपके एग्जाम में इसको ऐसे भी आ सकता है, या पेपरलेस, क्या होगा? पेपरलेस, ठीक है। ऐसे देखिए, क्रिप्टो करेंसी के विषय में आपको बताए थे
कि जैसे अभी हम लोग डिजिटल मुद्रा का प्रयोग करते हैं, मुद्रा का चैप्टर मेरा गया भी था, आप देखे होंगे। तो जैसे डिजिटल मुद्रा का प्रयोग करते हैं, आभासी मुद्रा का, अब उसमें क्या होगा कि बहुत ज्यादा मात्रा में ट्रांजेक्शन हर देश एक मानक रखेगा और उस मानक के अनुसार उस मानक का जैसे फिक्स होगा कि इतने क्रिप्टो करेंसी पे इतना रुपया होगा, ठीक है, एक डॉलर की तरह। तो बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं वो कम ट्रांजेक्शन में ज्यादा रुपए का ट्रांजेक्शन कर लेंगे, सेफ कर लेंगे, सुरक्षित कर लेंगे और एक समाज का उच्च वर्ग उसमें रहेगा, तो जो है सुविधा उसमें रहती है। इसलिए भारत ने अभी, हम लोग 2 साल पहले क्लास ले रहे थे तो बता रहे थे कि यह जो है भारत में न असंवैधानिक है न संवैधानिक है, लेकिन भारत सरकार ने अभी रूल बदला है और इस चीज को मैं आपके एग्जाम से पहले नोट कराऊंगा। और ये आता है, कुछ चीजों को हम लोग एग्जाम से पहले नोट कराते हैं क्योंकि डाटा तब तक बदल चुका रहता है, ठीक है। और देखिए अभी तो आप लोग का पेपर सुनने में आ रहा है, वही काम करेगा या नहीं काम करेगा इस विषय में अभी डाउट है, अभी 1 हफ्ते में क्लियर होगा इसका। उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ऋषभ पंत, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त, ठीक है। यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2 राज्यों का दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा की तनिष्का और रिद्धिका कोटिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राजस्थान की अवनी लेखरा, ठीक है। समग्र शिक्षा अभियान असम की लवलीना बोरगोहन, ठीक है। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना कंगना रनौत, ठीक है। अब आते हैं इसमें, देखिए सैन्य प्रमुख, एक क्वेश्चन आपको याद होगा पिछली बार आया था एक सेट में, तो इससे भी 1-2 प्रश्न आ सकते हैं। कुछ राज्य देशों के साथ भारत का कौन सा युद्ध अभ्यास होता है वही पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें भारत अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास, भारत, ठीक अनुप जी, एक बार इसको कल हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, देख लेंगे। भारत अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास जो है 2 याद रखिएगा, टाइगर ट्रंप अभ्यास 2022 में, ब्रज पर हार अभ्यास 2022 में, ठीक है। उसके बाद भारत और जापान के बीच में 3 सैन्य अभ्यास है, इसको रटे रहिएगा। जी मैक्स वाई 2022 भारत और जापान के बीच में, समुद्री साझेदारी 2022 भारत के बीच में, धर्म गार्जियन 2022 भारत के बीच में, ठीक है, भारत और जापान के बीच में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पॉसेक्स, याद रखिएगा, इसमें से एक प्रश्न पिछली बार भी आया था, इसी पेज से आया था, कहाँ आया था बता रहे हैं, ठीक है। पॉसेक्स युद्ध अभ्यास भारत और रूस के बीच में, ठीक है। वरुण अभ्यास याद रखिएगा भारत और फ्रांस के बीच में, ठीक है। संप्रीति एक्स 2022 भारत और बांग्लादेश के मध्य में, और बोगोसागर भारत और बांग्लादेश के बीच में, कारपोरेट भारत और बांग्लादेश के बीच में, इस पेज में होगा, ठीक है, इसमें नहीं। जैसे क्वाड के विषय में पूछा था कि क्वाड जो है कौन कौन आएगा, तो भारत, याद रखिएगा भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और जो है अमेरिका, ठीक है। इनका जो युद्ध अभ्यास जो है मालाबार तट पे होता है, कोरोमंडल तट पे होता है, मालाबार युद्ध अभ्यास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये अब हम लोग आते हैं जीएस पे, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कोई ओके लिखिए, सही है, आगे चले हम लोग। तो जीएस का एक सेक्शन आज समाप्त करना है, भारतीय राष्ट्रीय जो है कांग्रेस, इसके विषय में छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। हाँ करंट में ठीक है ना, चलिए चलिए ठीक है इसको आइए हम लोग एक चैप्टर, छोटा चैप्टर है, समाप्त किया जाए। देखिए जैसे आप सार्वर्ड में देखे होंगे कि महात्मा गांधी किस अधिवेशन के जो है अध्यक्ष बने थे, तो एक ही मात्र अधिवेशन के बने थे 1924 में, बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक के। तो ये इसीलिए मैंने देखा साल्वर्ड को देखते हुए, तो ये अगर मैं चाहता तो ये एक क्वेश्चन आपको बता देता कि ये इसी यही चैप्टर आपको ले जाता और कहता खत्म हो गया चैप्टर, लेकिन मुझे लग रहा है ये बीच बीच में प्रश्न करते हैं। अब वो बच्चे जो साइंस वाले हैं, संस्कृत से हैं, हिंदी के हैं, जिनका जीएस कमजोर है, जिनका कई वर्षों से जीएस का पाला नहीं पड़ा है, उनके लिए बहुत जो है जीएस पढ़ना कठिन है। बाकी कुछ लोग जो सिविल की तैयारी करते हैं उनके लिए जीएस तो सही है। तो देखिएगा हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को समाप्त करने जा रहे हैं। इसमें ये हमने क्लास ले लिया है, गवर्नर जनरल भी हो चुके हैं, 57 की क्रांति हो गया है, प्रमुख व्यक्तित्व हो गया है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आज हम क्लास लेने जा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्लास लेने से पहले कुछ लेक्चर को ध्यान से समझिएगा। इसके बाद महात्मा गांधी का आपको कुछ आंदोलन जो है पीडीएफ के रूप में जाएगा, आप नोट्स उसका बना लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद की जो चैप्टर रहेगी वो जो है सीधे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन किस वर्ष में कौन सी घटनाएं हुई थी, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो रेडी है आप लोग, कॉपी पेन रख लीजिए, लिखना नहीं है अभी। कुछ लेक्चर सुनिए उन लोग के लिए जिनको ये समझ में नहीं आता है। ये सभी गतिविधियां मिलने के बाद जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट पूरा होगा।
नहीं तो एक चीज पढ़िएगा, किसी व्यक्ति से देख लीजिए ऐसा है नहीं जिससे प्रश्न न पूछा हो, किस रूप में पूछा हो, पूरा आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होता है, क्यों होता है, अंग्रेज द्वारा ऐसा क्यों किया जाता है, इसके विषय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा, आपके पेपर की कुंजी जीएस है और जीएस में आराम से 25 प्लस पा जाएंगे। आप लोग जो है कोई गाइड ठीक से कर दे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब जो है बहुत आराम से जो है 25 प्लस पा जाएंगे। ठीक है सर। अच्छा, प्रमुख व्यक्तित्व का थोड़ा सा रह गया था, लेकिन उसका हमने वो नोट्स दे दिया था। हाँ, नोट्स दे दिया था, तो अब जैसा कहिएगा तो फिर उसको रिपीट कर देंगे, या नोट्स पढ़ के समझ में आ जाएगा तो उसको जो है क्लास लेने की आवश्यकता नहीं पड़े। हाँ देखिए, राजेश जी कह रहे हैं कि सर मेरा केवल जीएस से सिलेक्शन रुक जाता है। आपका ही नहीं, मैंने बहुत लोग देख सुना, आप बताया भी लोग कि सर मेरा जीएस के वजह से रुक गया, 1 नंबर की वजह से रुक गया। कई लोग बोले कि मेरा 62 नंबर था, इतना नंबर रुक गया। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी कहानी कहाँ से शुरू होगी पहले समझा जाए। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बताने से पहले आपको एक यहाँ समझिए, इसके पहले हमने बताया था कि 1857 में एक भारत में सबसे पहले क्रांति होती है। ठीक है, और उस क्रांति के बाद क्या होता है, महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन से आती हैं और भारत में जो गवर्नर जनरल हैं उनके ऊपर नाराज होती हैं। उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल कैनिन होते हैं। कैनिन को भारत के गवर्नर जनरल के पद से हटा के सीधे वायसराय बना दिया जाता है। कुछ लोग का कमेंट आ रहा है। हाँ ठीक है, देखिए भाई, हाँ सही है। तो कैनिन को जो है वायसराय बना दिया जाता है। आपको बताए थे महारानी जो है विक्टोरिया पील आयोग का गठन करती हैं। पील आयोग जो रिपोर्ट देता है उसको मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 को कैनिन द्वारा पढ़ के सुनाया जाता है। उस सारे रूल को मैं लिखवा दिया हूं। उसके बाद इन गवर्नर जनरलों के मन में एक शंका बढ़ जाता है। शंका क्या बढ़ जाता है कि कभी भी ये भारतीय आपस में मिलकर कहीं ऐसे बड़ा कोई आंदोलन न खड़ा कर दे। इसलिए वो क्या करते हैं कि भारतीय जो आंदोलन करने वाले युवा होते हैं उनके जो है पैर को ही कमजोर कर देते हैं। पैर को कमजोर क्या करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को एकदम ये लोग कमजोर कर देते हैं। यानी 1857 से, याद रखिएगा 1857 से और 1881 के बीच में जो है भारत में शिक्षा व्यवस्था बहुत कमजोर हो जाता है। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे भी एक लॉजिक है। तो भारत के जो प्रमुख बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं वो जाते हैं 1881 में रिपन के पास। रिपन के विषय में बताया गया था कि रिपन भारत के बहुत ही लोकप्रिय गवर्नर होते हैं और इन्होंने वो कुछ कर दिया जो आज भी हो रहा है। जैसे रिपन ने क्या किया, रिपन को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल बताया। और रिपन ने भारत में सबसे पहले नियमित जनगणना करा दिया। आदेश पारित कर दिया कि हर 10 वर्ष पे नियमित जनगणना होगा। रिपन ने क्या किया कि भारत में सेंसस लाया, नगर पालिका लाया। उसी के समय बिल विवाद आया था, कारखाना अधिनियम आया, हंटर आयोग आया, भारतीय शिक्षा अधिनियम आया और उसने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बंद कर दिया। यहाँ बात कहने की क्या है कि वो सभी बुद्धिजीवी उनके पास आए, रिपन के पास, और रिपन से कहे कि सर हम लोग की जो है भारतीयों की शिक्षा व्यवस्था जो है बिल्कुल कमजोर हो रही है और हम भारतीय जो है आप देखा जाए 57 से लेकर अभी तक शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल कमजोर हो गया। उसने कहा अच्छा ठीक है, हम अपने स्तर से इसकी जांच कराते हैं। और जांच कराने के लिए उसने क्या किया, 1882 में जो है हंटर कमीशन को जो है इसकी जिम्मेदारी सौंप दी और उसने क्या किया कि 1882 में भारतीय शिक्षा अधिनियम लाया। ध्यान समझिएगा जो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो उसके बाद जो है अंग्रेजों को लगा कि ये अगर कभी भी ये एक नया आंदोलन खड़ा कर देंगे, तो उन्होंने क्या किया कि एक रिटायर आईएएस अधिकारी थे एवहुम, तो उनसे जो है मीटिंग करके वार्तालाप करके उनके माध्यम से जो है एक पार्टी की स्थापना कराया। और उन्होंने सोचा कि इस पार्टी में अंग्रेज भी रहेंगे, यानी हमारी सरकार भी रहेगी, सरकार मतलब अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश सरकार समझिएगा, और भारतीय नेता भी रहेंगे, भारतीय भी रहेंगे। और जो भी गतिविधि होगी उसके लिए साल में एक बार अधिवेशन होगा, मीटिंग होगा। उस मीटिंग में हम अंग्रेज और ये भारतीय दोनों लोग रहेंगे। जो कुछ भी गतिविधि ये करने जाएंगे करेंगे उसकी जो है जानकारी हमें तुरंत हो जाएगी और हम लोग एक्शन ले लेंगे। ठीक है, इस मकसद से अंग्रेजों ने क्या किया कि एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया, एक पार्टी की स्थापना किया।
यहाँ मोटे तौर पे हम बता दें कि आपके एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 4 अधिवेशन के विषय में चप्पा चप्पा आपको जानना चाहिए, पूछता है। 4 के बाद जितने अधिवेशन होते हैं वो सीधे सीधे पूछता है ये अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन अध्यक्ष थे, क्या काम किया, वो ऑनलाइन में उसको लिखवा देंगे, वो बात की बात है। तो 1885 में 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना होती है तो पहला अधिवेशन बंबई में, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में, तीसरा अधिवेशन मद्रास में। जब तीसरा अधिवेशन होता है तो भारतीयों को लगता है कि हम लोग इन अंग्रेजों की गुलाम भी हैं और अंग्रेजों के साथ बैठ के मीटिंग भी कर रहे हैं और अंग्रेजों ने जानबूझकर ये पार्टी की स्थापना कराई ताकि हम लोग की सभी गतिविधियों को ये जाने। तो तीसरे अधिवेशन से यानी मद्रास के अधिवेशन से भारतीयों ने क्या किया कि इसकी कमान स्वयं संभाल ली और जो है अन्य गतिविधियों में अंग्रेजों से दूरी बना लिया। तो आपको ये समझ में आ गया। एहो ह्यूम ने कहा था कि जो है एक सेफ्टी वाल की तरह ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी काम करेगी। जैसे कुकर में एक सेफ्टी वाल होता है, अगर कुकर फट जाए तो वो सेफ्टी वाल ही निकल जाता है और बनाने वाला बच जाता है। वो बोले कि अगर कुछ गतिविधि होगा तो हम लोग को पहले मालूम चल जाएगा और गवर्नर जनरल जितने अधिकारी होंगे वो यहाँ बच जाएंगे। उसी को तड़ित चालकता का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, इसके व्यू अलग अलग किताबों में इतिहासकारों के अलग अलग हैं, हो सकते हैं ये एक अपने गेस करके ऐसा बताया जाता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग शुरू करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया, क्यों किया और एग्जाम में उससे संबंधित कौन कौन से फैक्ट पूछे जाते हैं, सिर्फ उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि इस सेक्शन से मात्र 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए बहुत डीपली में जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब इसको यहां से हम समझेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम करते हैं। ये एक रिटायर आईएएस अधिकारी रहते हैं और ये क्यों करते हैं तो इनकी जीवनी जो है विलियम वेटनबर्ग ने लिखा था, एक अंग्रेज ने इनकी जीवनी लिखा था और उस बुक में इनके विषय में लिखा हुआ था। और क्या मालूम चलता है कि भारतीय असंतोष को समझने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, ए.ओ. ह्यूम था। और कहा जाता है कि ए.ओ. ह्यूम ने 2 सिद्धांत दिया था, एक तो सेफ्टी वाल का सिद्धांत, विद्युत प्रतिरोध का सिद्धांत या तड़ित चालकता का सिद्धांत। तड़ित चालकता का सिद्धांत, यहाँ लिखिएगा चालकता का सिद्धांत। ठीक है, तड़ित चालकता का सिद्धांत। आपके एग्जाम में प्रश्न क्या आएगा कि सेफ्टी वाल का सिद्धांत से संबंध किसका है, सेफ्टी वाल का सिद्धांत कौन सा है। ठीक है, सीधे प्रश्न आएगा। या प्रश्न आएगा भारत में किस वर्ष जो है विद्युत प्रतिरोध का सिद्धांत या तड़ित चालकता का सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था या किसने किया था। और यही देखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले क्या कहते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कोई भारतीय कर ही नहीं सकता। कौन कर सकता है, कोई अंग्रेज कर सकता है। और कौन करते हैं, ए.ओ. ह्यूम करते हैं। ठीक है, यहां तक बात आप सबको समझ में आ रही है। हाँ, क्या चीज कुछ कर रहे हैं, कोई कमेंट कर रहा है भाई, सर अंबेडकर जी को बड़ा बड़ा उपाध्याय। चलो ये देखो भाई, अब इसमें देखा जाए इसमें से अब देखिएगा इसका जब अधिवेशन हुआ तो इस अधिवेशन में आप देखेंगे इस अधिवेशन को पूना में होने वाला था। यहां लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम था। क्या नाम था, संघ। यहां हाईलाइट होइएगा, ये एग्जाम में प्रश्न आएगा। प्रथम सम्मेलन होने वाला था कहां, पूना में, और इसका नाम क्या पड़ा था, भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन पूना में प्लेग फैलने के कारण जो है यह पूना में नहीं हुआ। ठीक है, प्लेग फैलने के कारण यह पूना में नहीं हुआ। और एक मिनट रुकिए, लग रहा कोई बटन दब गया, एक मिनट। ठीक है, यह पुनः यह सम्मेलन भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जो है नाम इसका बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। सीधा सीधा समझिए प्रश्न क्या आएगा कि पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम क्या था, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, भारतीय राष्ट्रीय यूनियन था। तो इसका बाद में नाम कौन रख दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदल के क्या रख दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रख दिया। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न आता है कि पहला अधिवेशन कहाँ होने वाला था, पूना में होने वाला था। तो पूना में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहां प्लेग फैला हुआ था। प्लेग मालूम है चूहे के कारण फैलता है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जो है प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के भारतीय सदस्य थे, ये कनेक्शन था उनका।
और दादा भाई नौरोजी बहुत ही हाईलाइटेड नेता थे। 1866-67 में उन्होंने भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किया था। उन्होंने ही धन निकासी का सिद्धांत दिया था। भारत में सभी नेताओं में उन्हीं को भारत का भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय और अंग्रेजों द्वारा खर्च व्यय का सबसे पहले भारत में ब्यौरा दिया था, इसलिए उनका नाम कनेक्शन आता है। ठीक है, तो उस समय उसमें शामिल थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे इसके प्रथम अध्यक्ष, इसका ऐसे देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई में होता है। ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी होते हैं। आते हैं नेक्स्ट हम लोग, नेक्स्ट है इसी पेज का। अब प्रश्न क्या आपकी एग्जाम में आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभिक नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ। परिवर्तित नाम क्या हो गया? कांग्रेस। किसने सुझाव दिया? दादा भाई नौरोजी। तो सर्वप्रथम कांग्रेस की जानकारी किस समाचार पत्र में मिलती है? तो वो समाचार पत्र का नाम है द हिंदू। आज भी जो है ये चलता है, द हिंदू। इसके संपादक पूछ सकता है क्योंकि करंट से रिलेटेड है, वी राघवाचारी। ठीक है, और समाचार पत्र सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जानकारी द हिंदू में होता है, याद रखिएगा। और लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1885 को। और इस समाचार पत्र में निकलता है 5 दिसंबर 1885 को। ठीक है, यानी कुछ दिन पहले इसकी चर्चा उसमें हो चुकी रहती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या समझेंगे यहाँ पे, इसको भी समझने से पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ कहाँ होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ कहाँ होता है? तो सबसे पहला अधिवेशन कहाँ होता है? मुंबई में। बंबई उस समय नाम था, बाद में मुंबई बंबई नाम था। पहले बंबई होता है, फिर दूसरा चले जाते हैं सब कहाँ? कलकत्ता में। दूसरा कहाँ? कलकत्ता में। तीसरा कहाँ होता है देखिएगा, तीसरा होता है मद्रास में। मद्रास का ये वर्तमान नाम चेन्नई हो गया है। फिर चौथा कहाँ होता है? इलाहाबाद में। चौथा कहाँ होता है? इलाहाबाद में। ठीक है, ये चौथा होता है। पांचवा क्या होता है? पांचवा दोबारा मुंबई में हो जाता है। ठीक है, अब इन 4 अधिवेशन के विषय में हम लोग डिटेल जानेंगे जो आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें हम लोग पहला अधिवेशन के विषय में चर्चा करेंगे। यहाँ लिखा भी हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 4 अधिवेशनों में परीक्षा में अधिक प्रश्न आते हैं, इसलिए सिर्फ 4 अधिवेशन का डिटेल पढ़ेंगे। पहला अधिवेशन कहाँ होता है? बंबई में। और कब होता है? 28 दिसंबर 1885 को। और प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष रहते हैं WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। बंबई में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लेते हैं। आपके एग्जाम में इसमें से क्या पूछेगा? ये पूछेगा आपके एग्जाम में क्या कि प्रथम अधिवेशन जब बंबई में होता है तो कुल कितने प्रतिनिधि होते हैं? तो 72 प्रतिनिधि होते हैं। तो इन 72 प्रतिनिधि में कितने सदस्य उत्तर प्रदेश से, या उत्तर प्रदेश का उसमें नाम क्या होता है? संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस। तो कितने सदस्य संयुक्त प्रांत से शामिल होते हैं? तो 100 से संयुक्त, 100 से 7, ये याद रखिएगा, 7 होते हैं। या पूछ देगा कि सर्वाधिक प्रतिनिधि कहां से होते हैं? तो 38। कहां से? तो बंबई से। ठीक है, अगर एग्जाम में ये आ जाए कि प्रथम अधिवेशन में सबसे अधिक किस वर्ग के लोग शामिल थे, तो कहा जा सकता है बुक लिखे थे, वो तो पर्सनालिटी में बताया गया था ना, व्यक्तित्व वाले में दादा भाई नौरोजी के विषय में लिखा गया था। उसी चीज को बार बार हम लोग क्यों समय बर्बाद करें? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया लिखे थे, और इसमें यहाँ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लाइटली पूछेगा, डीपली मत जाइए। ठीक है, यहाँ क्या समझेंगे आप? पहला अधिवेशन कहाँ होता है? बंबई। और कब होता है? 28 दिसंबर 1885। अध्यक्ष WC बनर्जी। ठीक है, और कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 72। तो सबसे अधिक कहाँ से? तो बंबई से 38। और तो उत्तर प्रदेश से कितना? 7। ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब आते हैं हम लोग दूसरे अधिवेशन से। दूसरे अधिवेशन की बात करेंगे। देखिए सामने लिखा हुआ है, एक मिनट। हाँ, वकील पूछेगा कि सबसे अधिक जो है प्रतिनिधि जो भाग लिए थे वो किस वर्ग थे? तो वकील लोग सबसे अधिक इसमें भाग लिए थे। दूसरा अधिवेशन देखिएगा कलकत्ता में। कलकत्ता में 1886 में अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। और याद देखिएगा, दादा भाई नौरोजी 3 बार ही केवल अध्यक्ष बने थे, 1886, 1893, 1906। यही इनका एक कथन आता है कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए। ये किसका कथन है? दादा भाई नौरोजी का। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए। इसी से मिलता 2 कथन और है।
जैसे चाणक्य कहता है कि राजा जो है प्रजा के लिए बने हैं, प्रजा के लिए राजा नहीं बने हैं, ठीक है। इसी को अब्राहम लिंकन एक स्टेटमेंट में देते हैं कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता का शासन है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग तीसरे अधिवेशन में। तीसरा अधिवेशन देखिएगा मद्रास में होता है, आपको समझाए थे मद्रास में होता है, और बदरुद्दीन तैयब जी होते हैं इसके अध्यक्ष, यानी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन होते हैं? बदरुद्दीन तैयब। कहाँ के? मद्रास के, 1887 में, ठीक है। और तीसरा अधिवेशन की निम्नलिखित विशेषता था, और ये आपके एग्जाम में पूछेगा, यानी बंबई अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में अंग्रेज तो साथ देते हैं, लेकिन तीसरे अधिवेशन में भारतीय ही अंग्रेजों का साथ नहीं देते हैं। और क्या क्या गड़बड़ी करते हैं? पहला यह अधिवेशन होता है कि भारतीय क्या कहते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं में, यानी इसके पहले जो 2 अधिवेशन होता है वो इंग्लिश में बात होती है, यहाँ कहते हैं सब कि क्षेत्रीय भाषाओं में भाग लेते हैं, और भारतीय सब चंदा मिला के, पैसा मिला के, जन साधारण से, पब्लिक से पैसा लेकर इस अधिवेशन को पूरा कराते हैं। और पहली बार सरकार की, यानी कांग्रेस की पहली बार सार्वजनिक रूप से आलोचना की गई, किसमें? तीसरे अधिवेशन में। इसी अधिवेशन के बाद सरकार की जो है कांग्रेस के विरोध में आ गई, यानी तीसरे अधिवेशन में लगा कि ये जो है भारतीय इस पार्टी में शामिल हो गए और हम लोग का विरोध कर रहे हैं। विरोध करने के कारण सरकार ने क्या किया? इन्हीं पार्टी के विरोध में आ गई, और पार्टी के विरोध में आ गई तो क्या हुआ कि उन्होंने जगह जगह क्या किया था कि आप सुने होंगे, टाउन हॉल के विषय में जानते होंगे, जगह जगह टाउन हॉल या हॉल मतलब बनवाया था, या जगह निर्धारित किया था जहां वो जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता था। उसमें इन्होंने ताला बंद कर दिया अंग्रेजों ने, ठीक है। यहाँ 3 चीज आप एग्जाम में जानिएगा कि क्षेत्रीय भाषाओं में भाषण दिया गया। बदरुद्दीन तैयब, देखिए आप जीएस से कुछ बात करना चाहेंगे डिटेल तो मैं बताना चाहूंगा, लेकिन वैसे ही मैं बहुत ज्यादा आपको ज्यादा पढ़ा रहा हूँ डीपली। आप नहीं कहना चाहिए, आप मार्केट की कोई किताब ले लीजिए, किसी का बुक ले लीजिए, किसी का नोट्स ले लीजिए, इतना डीपली जो है कोई नहीं, किसी के नोट्स में आपको नहीं मिलेगा। मैं इसलिए ले रहा हूं कि कहीं से भी जीएस के प्रश्न छूटे ना, और इतने डीपली में और गहराई से जाओ तो मैं तो चला जाऊंगा, और डिस्कशन करो मैं तो कर दूंगा, लेकिन कोई मतलब नहीं होगा। जिनका जीएस कमजोर है, ये दिमाग है कचड़े का डब्बा नहीं है कि सब कुछ इसमें भर दिया जाए, इसमें वही भरा जाए जिससे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का काम चल जाए, समझ में आ रहा है? जिससे आपका जो है 30 में ठीक ठाक प्रश्न आ जाए, 25 प्लस आ जाए, बाकी सब्जेक्ट से अपना काम गाड़ी खसका लो आपको, ठीक है। बेवजह उलझने से कोई मतलब नहीं है, जो बता रहा हूँ इससे काम चल जाएगा, यकीन करो। ये मेरा 10-11 साल का अनुभव है, और मेरी पूरी तैयारी का अनुभव है, मेरे गुरुओं का अनुभव है, ये गलत नहीं हो सकता, ठीक है। ये बस पूछेगा तीसरे अधिवेशन में क्या होता है कि तीसरे अधिवेशन में जो है अंग्रेज या अंग्रेज सरकार भारतीयों के विरोध में आ जाते हैं, और क्या होता है, और खुल के भारतीय जो है इसी अधिवेशन में अंग्रेजों का विरोध करते हैं। किस भाषा में? क्षेत्रीय भाषा में। अंग्रेज जो है पैसा नहीं देंगे, इसलिए वो क्या करते हैं कि चंदा लेकर इस अधिवेशन को करते हैं, ठीक है। अब आइएगा, नेक्स्ट आते हैं हम लोग चौथा अधिवेशन। बस चौथे अधिवेशन के विषय में जानना है, बाकी इसमें से नहीं। सबसे अधिक समय देंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सन में, जिससे प्रश्न आते हैं, ठीक है। जॉर्ज यूले, यानी चौथे अधिवेशन में जॉर्ज यूले होते हैं इलाहाबाद के, और 1988 में सरकार ने असफल बनाने का प्रयास किया। क्या किया? जब तीसरे अधिवेशन में सरकार ने देखा कि ये जो है लगाम अपने हाथ में ले लिए हैं सब, घोड़ा अपने दौड़ा रहे हैं सब, तो लाओ इस घोड़े को रोका जाए। तो मैंने आपसे बताया उन्होंने क्या किया कि जगह जगह जो जगह बनाया हुआ था उसको ताला बंद कर दिया, खुल के सरकार विरोध में आ गई। जब सरकार विरोध में आ गई तो भारतीयों को लगा कि अब दोबारा हम लोग के अगेंस्ट में ये अंग्रेज आ गए, तो कई लोग इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सदस्य थे या पार्टी है इसके सपोर्ट में आ गए। सपोर्ट में कौन आ गए? एक तो सर सैयद अहमद खां आ गए, उसके बाद बनारस के राजा शिव प्रसाद आ गए, जिनका इतिहास में एग्जाम में ज्यादा प्रश्न पूछता है। एक दरभंगा के राजा आ गए, ये लोग खुल के आ गए, और खुल के आगे क्या किए जो है इन सदस्यों का हेल्प किए। क्या हेल्प करते हैं देखा जाए हम लोग। अब देखिएगा सरकार ने क्या लिखा चौथे अधिवेशन में कि सरकार ने असफल बनाने का प्रयास किया, जिसमें सर सैयद अहमद खान ने 1888 में इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का स्थापना किया। यह इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आपके एग्जाम में, इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का स्थापना किसने किया? तो सर सैयद अहमद खान ने किया। कब किया? 1888 में किया था। जैसे पिछले बार 1921 में देखिएगा, 2021 में एक प्रश्न आया था आरसी दत्त की पुस्तक, ठीक है। आरसी दत्त की पुस्तक पूछी थी, आप खोजते रह जाएंगे, पुस्तक जल्दी आपको मिलेगा नहीं। इसी तरह क्रम से पढ़ेंगे तो सभी पुस्तक, सभी पॉइंट जो आ चुके हैं और आएंगे इसी के अंतर्गत मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा बनारस के राजा आ गए जिनका नाम था शिव प्रसाद। बनारस के राजा शिव प्रसाद आ गए, और शिव प्रसाद को सितारे हिंद कहा जाता है, याद रखिएगा।
क्या कहा जाता है? सितारे हिंद। यहाँ सितारे हिंद के 3 लोग के विषय में जानिएगा। एक सितारे हिंद शिव प्रसाद बनारस के राजा, तराना हिंद गालिब को कहा जाता है, और तोता हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। उसी अमीर खुसरो को तोता हिंद या तोतिया हिंद कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, यानी सितारे हिंद किसे कहेंगे? शिव प्रसाद को। तराना हिंद किसे कहेंगे? गालिब को, जो बहादुर शाह जफर जीती के समय आए थे। और तोता हिंद या तुतिया हिंद अमीर खुसरो को कहेंगे। ठीक है, तो शिव प्रसाद बनारस के राजा थे, वो सपोर्ट में आ गए, भाई अंग्रेज इनके विरोध में आ गए। दरभंगा के राजा ने क्या किया कि लॉथर काउंसिल है इलाहाबाद में, जिसका वर्तमान में नाम दरभंगा कॉलोनी है। दरभंगा के राजा ने क्या किया, वो कॉलोनी खरीद दिया और कहा लो तुम आराम से मीटिंग करो, अब ये अंग्रेज कितना विरोध करने दो इनको। ठीक है, तो दरभंगा के राजा ने क्या किया कि लॉथर काउंसिल को खरीद कर कांग्रेस को दे दिया, और बाद में लॉथर काउंसिल का नाम पड़ गया दरभंगा कॉलोनी। आपके एग्जाम में क्या पूछेगा कि लॉथर काउंसिल का वर्तमान नाम क्या है इलाहाबाद में, तो क्या नाम बताएंगे? दरभंगा कॉलोनी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इससे कि किस अधिवेशन में क्या क्या प्रश्न आता है। मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप पढ़ लेंगे रट लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, और कुछ परसेंट जो काम नहीं चलेगा वो आप खारिज करके एलिमिनेट करके प्रश्नों को आराम से हल कर लेंगे, मैं पूरा मेरा विश्वास है। ठीक है, और देखिए और एक चीज मैं बता दूं कि कुछ लोग का अच्छा लिख दें, ठीक, वही इतिहासकार अलग अलग उसका नाम लिखते हैं, ऐसा नहीं, उसमें आप डाउट मत करिए। ठीक है, ठीक है, एकदम बन जाएंगे राजेश जी। ठीक है, अब देखिएगा इसमें बस इतना याद कर लीजिएगा। 1885 में मोटा मोटा बता दे, पहला अधिवेशन फिर सुन लीजिए, याद करा रहे हैं। पहला अधिवेशन कहाँ होता है? बंबई में। अध्यक्ष कौन होते हैं? डब्ल्यू सी बनर्जी। दूसरा अधिवेशन बंबई सीधे कहाँ आएंगे? कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन होते हैं? दादा भाई नौरोजी। तीसरा अधिवेशन कहाँ होता है? मद्रास में। अध्यक्ष कौन होते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी होते हैं। और चौथा अधिवेशन कहाँ होता है? पुनः इलाहाबाद में होता है, और इलाहाबाद में जब होता है तो अध्यक्ष कौन होते हैं? जॉर्ज यूले। ये याद रखिएगा। ठीक है, यानी प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब, और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। ठीक है, अब देखिएगा इसमें 1885 बंबई में अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। क्या विशेषता था इस अधिवेशन का कि 72 प्रतिनिधि प्रथम ने भाग लिया था, और इसके महासचिव कौन थे? एओ ह्यूम थे। 1886 में कहा होता है? कलकत्ता में। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, और इनकी विशेषता क्या था कि दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष होते हैं। 1887 में मद्रास में अध्यक्ष तैयब जी, और विशेषता क्या होता है? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 1888 में इलाहाबाद में अध्यक्ष होते हैं जॉर्ज यूले, और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होते हैं। 1896 में कलकत्ता होता है, और रहमतुल्लाह सयानी होते हैं, और प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सब। 1905 में वाराणसी में होता है, अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं, और स्वदेशी की ही मांग होता है। ठीक है, उसके बाद आएंगे 1906 कलकत्ता में, और अध्यक्ष नौरोजी होते हैं। विशेषता क्या है? स्वराज शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, 1907 में सूरत में होता है, और जो है अध्यक्ष कौन होते हैं? रास बिहारी बोस, और विशेषता क्या होता है? कांग्रेस का विभाजन पहली बार नरम दल और गरम दल में हो जाता है। ठीक है, फिर देखिएगा 1911 में इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न अभी तक पूछा नहीं हुआ है, और मैं